आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राहुल शुक्ला आज स्टडी जोन के प्लेटफॉर्म से आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं, जो कि हमारे लिए और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही आवश्यक टॉपिक है। बट ऐसा टॉपिक जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित ग्रह प्रभाव। नाम से हरित है, इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण से संबंधित है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट की हम बात करें तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग जे फोरियर नाम के वैज्ञानिक ने किया था। 1824 में इन्होंने ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रयोग किया था। तो यह क्या प्रयोग था? तो अगर हम लोग बात करें तो हमारी पृथ्वी के बीच में एक लाइन होती है जिसे 0 डिग्री इक्वेटर या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे इक्वेटर से हम ऊपर की ओर जाते हैं या इक्वेटर से जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे ठंडक बढ़ती रहती है। इसलिए बात करें उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर अत्यधिक ठंड पड़ती है, जिसकी वजह से वहाँ पर खाना या भोजन नहीं प्राप्त हो पाता, क्योंकि वनस्पति उस तरीके से नहीं हो पाती। तो जे फोरियर नाम के वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया जिसके माध्यम से इन्होंने एक घर बनाया। ऐसे कांच का प्रयोग किया इस घर में जिसमें सूर्य का प्रकाश आ तो आसानी से सकता था, लेकिन आसानी से वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि ऐसे प्रदेशों में अत्यधिक ठंड पड़ती थी, सूर्य का प्रकाश कम मिल पाता था, इसलिए पेड़ पौधे वनस्पति ग्रोथ नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने एक कांच का घर बनाया और कांच के घर में ऐसे कांचे लगाए जिससे सूर्य का प्रकाश वापस ना जाए। तो सूर्य का प्रकाश जब इस कांच के घर में आया और यहाँ से टकराया और रिफ्लेक्ट हुआ, तो क्या किया, इस कांच के घर ने इस सूर्य के प्रकाश को अंदर रोकने का काम किया। इसका मतलब कि एक पेड़ पौधे के लिए जितना टेम्परेचर की आवश्यकता हमें होती है वो पर्याप्त मात्रा में यहाँ कृत्रिम रूप से तैयार किया गया। किसके द्वारा? जे फोरियर के द्वारा। अब इस प्रकार से जब इसमें प्रकाश अवशोषित हो गया, इसके इतना एक टेम्परेचर यहाँ पर मेंटेन कर लिया, तब यहाँ पर इन्होंने क्या लगाए, इन्होंने यहाँ पर खेती करना स्टार्ट किया और यहाँ पौधों को या पेड़ों को जितना चाहिए टेम्परेचर उतना ईजिली मिल जाने लगा। तो अगर हम बात करें, इसकी शुरुआत ठंडे प्रदेशों में हुई थी जहाँ ईजिली सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता था। फिर इसका प्रयोग हमारे आम जीवन में, हम इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करते हैं। आपके एग्जाम में अक्सर ग्रीन हाउस गैसेस पूछी जाती हैं। तो क्या है ग्रीन हाउस? इसको समझने के लिए हम समझेंगे कि जो हमारी अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के चारों तरफ क्या पाया जाता है? वायुमंडल, एटमॉस्फेयर पाया जाता है, वायुमंडल। और वायुमंडल में बहुत सारी गैसें विद्यमान रहती हैं। तो अगर हम बात करें तो हमारी वायुमंडल के चारों तरफ जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, O3 ओजोन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, N2O नाइट्रस के ऑक्साइड और H2O जल वाष्प आदि विद्यमान रहते हैं। अब ये जब हमारी पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल में है तो इट मीन्स क्या है, एक तरीके से पृथ्वी को ढकने का काम कर रहे हैं, एक चादर का कार्य कर रहे हैं। अब हम मानते हैं कि अगर एक बार हम कहें कि इस पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल है इसमें ग्रीन हाउस गैसेज ना हो, तब क्या होगा? तो अगर देखिए, एक सपोजिट हम मान लें ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होगी तो क्या होगा, सूर्य का प्रकाश आएगा, पृथ्वी से टकराएगा और पुनः वापस लौट जाएगा। इट मीन्स इन गैसों की उपस्थिति अगर नहीं होगी तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी से टकराने के बाद वापस चला जाएगा, जिससे हमारी पृथ्वी गर्म नहीं होगी। और जब पृथ्वी हमारी गर्म नहीं होगी तो हमारी पृथ्वी का औसतन तापमान -18 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। कितना होगा? -18 डिग्री सेंटीग्रेड, ना कि वर्तमान में औसतन 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, इसलिए जब गैसेस नहीं होंगी तो कितना होगा? -18 डिग्री। ठीक है, अब सोचिए, माइनस मतलब अत्यधिक ठंड पड़ेगी जब पृथ्वी गर्म होगी ही नहीं। अब ये गैसेस हमारे वायुमंडल में विद्यमान है, तब क्या हो रहा है, तब सूर्य का प्रकाश आता है, पृथ्वी से टकराता है और कुछ मात्रा में बाहर चला जाता है, बाकी कुछ मात्रा में ये गैसेस क्या करती हैं, एक पृथ्वी को ढकने का काम कर रही हैं। इसका मतलब है काफ़ी मात्रा में ये सूर्य का प्रकाश ये अंदर ऑब्जर्व कर रही हैं, मतलब इनको रोकने का काम कर रही हैं। ये क्या है, एक चादर के रूप में रोकने का कार्य करती हैं।
जब चारों तरफ आवरण है और सूर्य के प्रकाश को कुछ रुकता है और कुछ चला जाता है, तब क्या होता है, पृथ्वी असमान रूप से ठंडी भी होती है और गर्म भी होती है। जितनी आवश्यकता गर्म चाहिए गर्म भी हुई और बाद में ठंडी भी हुई। तो इस तरीके से हमारी पृथ्वी का औसतन तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। अगर गैसेस नहीं होंगी तो कितना होगा, -18 होगा। अब बात करते हैं कि जब ये मानव जनित गैसें हैं, अब यही गैस हमारे लिए आवश्यक है और यही नुकसानदायक भी है। कैसे? जब हम खाना खाएं तो हमें एनर्जी देता है, लेकिन ज़्यादा खाएं तो नुकसान करता है। उसी तरीके से जो ये गैसेस हमारे लिए चादर का काम कर रही थी, जब इन गैसों की मात्रा में लगातार बढ़ोतरी हुई, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगी, CH4 बढ़ने लगी, ओजोन बढ़ने लगी, CFC बढ़ने लगी, तो क्या हुई, जो एक काम हो रहा था चादर का, अब ये क्या बन गया, एक तरीके से रजाई बन गया। अब क्या होगा इस कंडीशन में, जब इनकी मात्रा हमारे वायुमंडल में बढ़ गई, तब अब सूर्य का प्रकाश आएगा, टकराएगा और वापस नहीं जा पाएगा, क्योंकि अभी तक चादर थी, अब क्या हो गई, रजाई। जब सूर्य का प्रकाश वापस नहीं जा पाएगा, जो ये अभी तक जा रहा था, जब सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाएगा वापस, तो पृथ्वी क्या होगी, हमारी अत्यधिक गर्म हो जाएगी। जब हमारी पृथ्वी अत्यधिक गर्म हो जाएगी तो क्या होगा, एक सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान। मतलब हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा जिससे क्या होगा, बड़े बड़े ग्लेशियर, बर्फ के पहाड़ पिघलने लगेंगे और समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, और जिससे हमारा देश हो या द्वीप हो या बड़े बड़े महाद्वीप हो, उनका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। इसीलिए लगातार प्रयास हो रहा है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इनके उत्सर्जन में कटौती की जाए, कमी की जाए। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में नियंत्रण करने के लिए कौन सा सम्मेलन चलाया गया। तो 1992 में एक सम्मेलन चलाया गया था, जिसे बोला पृथ्वी सम्मेलन। उसके 5 वर्ष बाद, मतलब पृथ्वी +5, 5 वर्ष बाद, मतलब 1992 के बाद 1997 में कौन सा आया, पृथ्वी +5। तो पृथ्वी +5 जिसे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल जो कि कब हुआ था, 1997 में हुआ था। तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के सम्मेलन में यह निर्धारण किया गया कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में क्या करना है, कटौती लाना है। तो हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि जो मानव जनित गैसें हैं या ये ग्रीन हाउस गैसें हैं, इनके उत्सर्जन में हमको कटौती लाना है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है, चाइना नंबर 1 पे है उत्सर्जन करने में। इसी तरीके से हमारा भारत चौथे स्थान पर है कार्बन डाई गैस के उत्सर्जन में। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी हमारे पर्यावरण में अगर हम बात करें तो 0.03% है। उसके बाद ये स्थिति है, सोचिए बढ़ जाएगी तो क्या स्थितियां पैदा होंगी। तो ये विषय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बार बार देखिए। जो भी समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और एग्ज़ाम का समय आ चुका है, आप सभी लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि कहा गया है लॉस्ट टाइम इज़ नेवर फाउंड अगेन, अर्थात बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। तो जो आज समय है उसको यूटिलाइज करें, अपने प्रिपरेशन पर लगाएं, जिससे आने वाला टाइम आपके लिए शुभकारी सिद्ध हो। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।